एवरीवन, मेरा नाम है अमनप्रीत सिंह चड्ढा और मेरे साथ है आशीष सर। और आज एक बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हम करने वाले हैं। और ये डिस्कशन जैसे कि आपने थंबनेल में देखा है आरआरबी जेई से रिलेटेड। तो सर आज के डिस्कशन में क्या होने वाला है? सर आज के इस सेशन में सब कुछ डिटेल हम स्टूडेंट को देंगे, क्योंकि आरआरबी जेई की जो वैकेंसी आई हुई है, अनाउंस हुई है, उसको लेकर स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा अब हर जगह पर खोज रहे हैं कि सर मुझे सारी इन्फॉर्मेशन एक जगह मिल जाए तो ज़्यादा अच्छा है। यस सर। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन रहेगी, यस। क्या एज लिमिट रहेगी, क्या सैलरी रहेगी और क्या बहुत सारी सिलेबस चीजें। रहेगा, सिलेबस क्या से रहेगा। रिलेटेड भी काफी बच्चों के हमें डाउट्स है कमेंट सेक्शंस में, ईमेल पर। तो बच्चे आज के सेशन में आपको थॉरोली हम बताएंगे कि आरआरबी को क्लियर करने के लिए और आरआरबी का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो बहुत ध्यान से इस वीडियो को देखिए और वीडियो देखने के बाद अपनी प्रिपरेशन को भी स्टार्ट कर दीजिए। तो सर स्टार्ट करते हैं। बिल्कुल शुरू करते हैं। यहाँ पर सबसे पहले मैं आप सब लोगों को बता दूं, आरआरबी जेई की जो वैकेंसीज हुई हैं, जो अनाउंस हुई हैं, वो कितनी हुई हैं आप सबको पता होगा। आरआरबी की तरफ से ये जो है एक ड्राफ्ट नोटिफिकेशन जो है वो आया है। 7,346 टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज अनाउंस हुई हैं और ये काफी ज्यादा बड़ा नंबर है। हालांकि पिछली बार जैसा नहीं है। पिछली बार 2018 में जो नोटिफिकेशन आया था वो 13,000 वैकेंसीज के आसपास आया था और उसमें से कुछ वैकेंसीज फिर घटा दी गई थी, तो 12,500 के आसपास का रिक्रूटमेंट था। लेकिन फिर भी इस बार को जैसा एएलपी का नोटिफिकेशन आया था उसको देखते हुए लग रहा था कि 2-3 हजार के आसपास आएगी, लेकिन फिर से रेलवे ने एएलपी में वैकेंसीज इंक्रीज कर दी, टेक्नीशियन में बढ़ा दी और अब रेलवे आरआरबी जेई में भी ये भी अच्छी खासी वैकेंसीज जो है अनाउंस कर दी है 7,346, और अभी भी हो सकता है आगे इसको भी बढ़ा दिया जाए। जी सर। लेकिन यहाँ पर ये तो वैकेंसीज की संख्या है। अब इसको तैयारी किस तरीके से करना है, क्या क्या एलिजिबिलिटी रहेगी, कौन कौन से लोग एलिजिबल है, वो सारी डिटेल्स यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले यहाँ पर बता दूं कि जो एजुकेशनल क्वालिफिकेशन डेट, कुछ लोग पूछते हैं सर फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स एलिजिबल हैं या नहीं। तो फाइनल ईयर के कैंडिडेट्स हम अभी मेरा थर्ड ईयर है, अभी मेरा फाइनल ईयर है, अभी मैं 6th सेम में हूँ, अभी मैं 7th सेम में हूँ, वगैरह वगैरह। तो ये सारी मैं आपको डाउट्स क्लियर कर देता हूँ एक सिंगल पॉइंट में। आरआरबी हमेशा आपको एक डेट देता है, जैसे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की एक डेट आरआरबी ने दी थी 31 जनवरी 2019 लास्ट टाइम पे। ये नोटिफिकेशन 2018 के लास्ट में आया था और लास्ट डेट जो थी वो 31 जनवरी 2019 थी। इस डेट तक आपका जो डिग्री या डिप्लोमा है वो क्लियर हो जाना चाहिए, मतलब आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। वो रिजल्ट आपके पास डिग्री आने का रिजल्ट नहीं होता है, वो रिजल्ट डेट जो आप लास्ट सेमेस्टर का पेपर देते हैं उसके बाद जो ओवरऑल फाइनल रिजल्ट डिक्लेयर होता है, जो आपकी वेबसाइट पर आ जाता है। भले ही आपके पास हार्ड कॉपी फॉर्म में ना आया हो, लेकिन आपके पास रिजल्ट जो है वो आ जाना चाहिए, सॉफ्ट फॉर्म में ही हो, वेबसाइट पर होना चाहिए आपका रिजल्ट, जिसमें आपके परसेंटेज अवेलेबल हो। तो सर हम ये मान सकते हैं कि जब इस बार का नोटिफिकेशन आएगा तो ऐसे ही कोई डेट वहां पर भी मेंशन जी बिल्कुल सर। तो जुलाई लास्ट वीक में अगर रिजल्ट आएगा तो उम्मीद है कि नोटिफिकेशन के एंड डेट तक, नोटिफिकेशन जब एंड हो रहा होगा, लास्ट डेट होगी फॉर्म फिलिंग की, उस डेट तक आपका रिजल्ट आ जाना चाहिए। अगर नहीं आता है तो आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते, अगर आ जाता है तभी आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये रही फाइनल ईयर की बात। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें तो कौन कौन से लोग एलिजिबल हैं, अब आपको सामने एक मैंने लास्ट नोटिफिकेशन का एग्जांपल लिया है। सभी प्रकार के डिपार्टमेंट्स के लिए एक नोटिफिकेशन मांगा है 3 इयर्स डिप्लोमा इन सिविल इंजीनियरिंग, और इसके बाद बीएससी इन सिविल इंजीनियरिंग, इसके बाद आपका बीटेक भी एलिजिबल है। अब यहाँ पे सवाल आता है सर कि क्या यहाँ पर डिप्लोमा 2 इयर्स डिप्लोमा एलिजिबल है, तो 2 इयर्स डिप्लोमा एलिजिबल है या नहीं, ये सवाल आता है। तो 2 इयर्स डिप्लोमा भी एलिजिबल है, 2 इयर्स डिप्लोमा ये भी एलिजिबल है, मींस लेटरल एंट्री एलिजिबल है, लेकिन ये आपने 12th के बाद किया होगा तब। सो 12th प्लस 2 इयर्स डिप्लोमा भी एलिजिबल है। इसके बाद अगर आपने 3 इयर्स डिप्लोमा किया है, 3 इयर्स डिप्लोमा किया है एंड उसके बाद आपने 3 इयर्स यानी लेटरल एंट्री में बीटेक में एडमिशन लिया है, 3 ईयर बीटेक में एडमिशन लिया है, तो ये लोग भी यहाँ पर एलिजिबल है। मींस लेटरल एंट्री बीटेक भी एलिजिबल है। डिप्लोमा के बाद अगर आपने बीटेक किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। 12th के बाद आपने 2 इयर्स डिप्लोमा किया है तो भी आप एलिजिबल हैं। 3 इयर्स डिप्लोमा तो एलिजिबल है ही, आपका यहाँ पर साफ साफ लिखा हुआ है 3 इयर्स डिप्लोमा तो एलिजिबल है ही। इसके अलावा जिसका बीटेक है वो भी एलिजिबल है, बीटेक 4 इयर्स का जिसने किया हुआ है वो भी एलिजिबल है। तो सर यहाँ पे ये जो है एलिजिबिलिटी से रिलेटेड जो भी डाउट्स हैं, उम्मीद करता हूँ सभी आपके क्लियर हो गए। सर ये एक मेजर डाउट रहता है कि सर मैं एलिजिबल हूँ या नहीं। हाँ, तो सारे के सारे डाउट्स जो हैं क्लियर हो गए होंगे, उम्मीद करते हैं। आगे यहाँ पर चर्चा करेंगे सर कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल हैं, एक बार आप बता दीजिए मैकेनिकल में एंड
इक्विवेलेंट जितनी भी ब्रांचेस हैं वो सारी यहाँ तो पर मेंशन है। जैसे कि आप देख सकते हो बच्चों, मैकेनिकल एंड अलाइड इंजीनियरिंग में बात करें तो अगर आपने डिप्लोमा या बीटेक इनमें से किसी भी ब्रांच से कर रखा है तो आप एग्जाम के लिए बिल्कुल 100% एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें इलेक्ट्रिकल एंड अलाइड की तो बच्चे ये जो ब्रांचेस हैं ये एलिजिबल हैं। इसके अलावा अगर हम देखें बाकी ब्रांचेस में तो आप देख सकते हैं कि सिविल इंजीनियरिंग में भी ये सब ब्रांचेस को अलाउ किया गया है। ठीक है, अब एक बहुत बड़ा सवाल बच्चों के मन में जो आता है सर, वो मुझे कहीं ना कहीं लगता है ये होता है बच्चों के मन में कि सर एग्जाम क्लियर करने के बाद जो सैलरी आएगी वो क्या होगी, क्योंकि एक बहुत बड़ा बिल्कुल। मोटिवेशन रहता है बच्चों के मन में कि सर तनख्वाह क्या है, क्योंकि कहीं ना कहीं बच्चा ये सोच के जरूर तैयारी करता है कि मुझे सर पहली सैलरी कितनी मिलेगी। आरआरबी सैलरी के बारे में जो इन्फॉर्मेशन देते हैं एज पर 6th पे कमीशन, बेसिक सैलरी जो रहती है वो 35,400 रहती है, 35,400। बट मैं आपके सामने एक लाइव पे स्लिप लेकर आया हूं जो आपको बताएगी कि सैलरी क्या मिलती है अलग अलग बोर्ड्स में अलग अलग जगहों के हिसाब से। तो यहां पर अगर आप देखेंगे तो मैं आपको एज लिमिट के बाद ये सैलरी रहेगी, एज लिमिट अभी मैं बता रहा हूं। सैलरी यहां पर पे स्लिप है जुलाई 2023 मंथ की, अभी लेटेस्ट सैलरी हो सकता है थोड़ी सी बढ़कर आने लगी हो, लेकिन जो सैलरी रही होगी वो लगभग इसी के आसपास रहेगी। अगर आप यहां पर देखेंगे तो जो बेसिक पे है ये मुंबई सेंट्रल वेस्ट रेलवेज की है, वेस्टर्न रेलवेज की मुंबई सेंट्रल जोन की है। 38,700 ये बेसिक सैलरी आ रही है। डीएनएस अलाउंसेस आ रहे हैं 16,254 रुपए। हाउस रेंट अलाउंसेस 10,449 रुपए। ट्रांसपोर्ट अलाउंसेस, ट्रेवलिंग अलाउंसेस, इसके अलावा कॉन्टिजेंट अलाउंसेस एंड 5,000 जो है वो ड्रेस अलाउंसेस भी एनुअली दिए जाते हैं। तो अगर आप ये एनुअल को अगर आप कट भी कर दें कि ये जो एनुअल दिए जाते हैं और ये आपकी रिकवरीज हैं, ये कटौतियां हो जाती हैं। यहाँ पर 84,699 से 5,000 आप घटा दीजिए तो लगभग 79,000 80,000। और जो टैक्स वगैरह कट रहे हैं, इनकम टैक्स कट रहा है, प्रोफेशनल टैक्स ऑफ महाराष्ट्र, ये सब अलग अलग जगहों से जो टैक्सेस कट रहे हैं आप ये भी माइनस कर दीजिए, फिर भी आपके अकाउंट में नेट 70,000 रुपीज के आसपास जो है वो सैलरी क्रेडिट हो जाती है हर मंथ। ये वेस्टर्न रेलवेज की मुंबई सेंट्रल की लाइव पे स्लिप है जो मैं आपको दिखा रहा हूं। तो कुल मिलाकर ये सारे अलाउंसेस ऐड कर लेने के बाद अगर आप किसी भी आरआरबी बोर्ड से रिक्रूट होते हैं तो फिर भी आप मान के चलिए कि आपकी सैलरी जो है वो 60,000 के आसपास तो रहेगी ही, 60,000 के आसपास सैलरी रहेगी। सर ये सैलरी कैसी है? बहुत अच्छी सैलरी है सर। एक बच्चा जो अभी मान लीजिए डिप्लोमा या बीटेक करके जा रहा है, 24-25 उसकी उम्र है, और उस हिसाब से एक इनिशियल सैलरी के रूप में एक बहुत अच्छी सैलरी। और जैसे जैसे आप मेहनत करेंगे, करियर में आगे बढ़ेंगे, डेफिनेटली इस सैलरी में और इम्प्रूवमेंट ही होगा। बिल्कुल। तो एक बहुत अच्छी सैलरी है, एक आपके पास स्टेबिलिटी, और आरआरबी एक बहुत ही रिकॉग्नाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन है, तो जो उसके साथ प्रतिष्ठा जुड़ी हुई है वो भी अपने आप में एक बहुत बड़ी बात होती है। मेनली रेलवेज में अलाउंसेस बहुत ज्यादा मिलते हैं, तो ये अलाउंसेस के साथ कंप्लीट सैलरी आती है 60,000 65,000 के आसपास आपकी सैलरी भी रहेगी जब आपका प्रोबेशन पीरियड खत्म होने जाएगा तब। तो इसके बाद आपको सैलरी इतनी मिलने लगेगी। रही बात एज लिमिट की, लास्ट टाइम पे एज लिमिट आरआरबी ने जो बताया था वो 18 से 33 साल था, लेकिन इस बार आरआरबी ने, आपको पता होगा, एएलपी में एज लिमिट जो है वो बढ़ा दिया। एएलपी में एज लिमिट बढ़ाया है तो जाहिर सी बात है कि आरआरबी जूनियर इंजीनियर में भी उम्मीद है कि एज लिमिट बढ़कर ही आएगी। मैक्सिमम चांसेस हैं कि बढ़कर आएगी, तो वहां पर ये चांसेस हैं कि 18 to 36 ईयर्स तक आपको एज लिमिट दी जाएगी। तो आप जिनकी मैक्सिमम एज 36 है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे, और जिनकी मिनिमम एज 18 ईयर्स है वो लोग भी अप्लाई कर पाएंगे। आपको एक डेट दी जाएगी, उस डेट से आपका एज कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाएगा, यानी कि अपर एज लिमिट ये रहेगी और लोअर एज लिमिट ये रहेगी। ऐसे ही आपको इस नोटिफिकेशन में भी देखने को मिलेगा। मैक्सिमम चांसेस हैं कि 3 साल से 3 साल बढ़कर आपको जो है 3 साल का एज रिलैक्सेशन जरूर सभी को दिया जाएगा, क्योंकि 5 साल के बाद ये वैकेंसीज अनाउंस हो रही हैं। आगे रही बात सैलरी, एज लिमिट, ये सब कुछ मैंने बता दिया है। अब बात कर लेते हैं आपके कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के CBT 1 के पैटर्न की एंड सिलेबस की। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेज का जो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट रहेगा वो 90 मिनट्स का रहेगा, और 90 मिनट्स में आपके 100 क्वेश्चंस रहेंगे। इसमें आपका जो सिलेबस रहेगा, पहली बात नेगेटिव मार्किंग की, नेगेटिव मार्किंग 1/3 रहेगी। मैं आपको बता दूं 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। अभी मैं आपको पेपर पैटर्न भी बता रहा हूं। जो सिलेबस रहेगा वो मैथमेटिक्स का, ये सारे के सारे टॉपिक्स आपके CBT 1 में आएंगे। जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के ये सारे के सारे टॉपिक्स आपको आपके सिलेबस में आएंगे। और इसके अलावा हम बात करें
तो आपका जनरल अवेयरनेस के सारे टॉपिक्स आपके सिलेबस में रहेंगे। एंड जनरल साइंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अप टू 10th स्टैंडर्ड सीबीएसई सिलेबस, ये आपका टॉपिक, ये आपका जनरल साइंस का सिलेबस रहेगा। एग्जाम पैटर्न की बात करें, मैथमेटिक्स से 30 क्वेश्चंस रहेंगे आपके 30 मार्क्स के, आपके जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग के 25 क्वेश्चंस 25 मार्क्स के, जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, एंड जनरल साइंस के 30 क्वेश्चन 30 मार्क्स के। बहुत ही इंपॉर्टेंट रहता है आपका जनरल साइंस, क्योंकि इसके सवाल काफी अच्छे होते हैं और आपका जो है क्वेश्चन अच्छे होने के कारण नंबर जो है यहाँ पर सीबीटी 1 में कम आते हैं। इस बार नंबर ऑफ वैकेंसीज कम होने के कारण आपको कम से कम 100 मार्क्स में से 75 मार्क्स लेकर आने होंगे, और 75 मार्क्स ये नॉर्मलाइज मार्क्स है। मैं आपको बता दूं, नॉर्मलाइजेशन में अगर आपके 75 आ जाते हैं तो आपका सीबीटी 2 के लिए चयन हो जाएगा। इससे कम तो नहीं आने चाहिए, क्योंकि काफी ज्यादा कंपटीशन रहने वाला है आपका आरआरबी जेईई में। तो ये रहा सीबीटी 1 का पैटर्न। यहाँ पर अगर हम सेकंड स्टेज की बात करें तो 120 मिनट 2 घंटे में आपको 150 क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे। नेगेटिव मार्किंग अगेन 1/3 ही होगी, नेगेटिव मार्किंग 1/3 होगी यहाँ पर सेकंड स्टेज सीबीटी में। नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपके 150। सिलेबस जो रहेगा वो यहाँ पर आपको दिया गया है। क्वेश्चन विल बी ऑब्जेक्टिव टाइप एंड मल्टीपल चॉइस एंड आर लाइकली टू इंक्लूड क्वेश्चंस पर्टेनिंग जनरल अवेयरनेस, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस एंड बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल एंड टेक्निकल एबिलिटीज ऑफ द पोस्ट। एक एक करके यहाँ पर देख लेते हैं एग्जामिनेशन पैटर्न। जनरल अवेयरनेस के 15 क्वेश्चन रहेंगे 15 मार्क्स के, फिजिक्स एंड केमिस्ट्री के 15 क्वेश्चन 15 मार्क्स के, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर के 10 क्वेश्चन 10 मार्क्स के रहेंगे, एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल से 10 क्वेश्चन रहेंगे, और टेक्निकल एबिलिटी जो आपकी ब्रांच है, स्पेसिफिक ब्रांच के 100 क्वेश्चन रहेंगे 100 मार्क्स के। टोटल 150 क्वेश्चन हो जाएंगे 150 मार्क्स के। समय आपको 120 मिनट ही मिलने वाला है। तो ये रहा आपका सेकंड स्टेज का। वर्चुअल कैलकुलेटर जो है वो आपके लिए अवेलेबल रहेगा सेकंड स्टेज सीबीटी में। ये साफ साफ नीचे लिखा हुआ है, वर्चुअल कैलकुलेटर विल बी अवेलेबल ड्यूरिंग द सेकंड स्टेज सीबीटी। सेकंड स्टेज सीबीटी, फर्स्ट स्टेज सीबीटी में आपको कैलकुलेटर नहीं मिलेगा। यहां पर अगर हम बात करें सिलेबस की, जनरल अवेयरनेस का जो सिलेबस दिया गया था वही रहेगा। फिजिक्स एंड केमिस्ट्री 10th स्टैंडर्ड तक, बेसिक्स ऑफ कंप्यूटर का सिलेबस ये रहेगा। बेसिक्स ऑफ एनवायरनमेंट एंड पोल्यूशन कंट्रोल का सिलेबस आपके सामने, आप एक बार देख सकते हैं। टेक्निकल एबिलिटीज का जो सिलेबस है वो यही रहने वाला है, अगर कुछ चेंजेस नहीं होते हैं तो। सिविल एंड अलाइड इंजीनियरिंग का जो टेक्निकल सिलेबस रहेगा ब्रांच का, वो सर आपको बताएंगे। तो बच्चों जैसे अभी आपको सर ने बताया कि जो सिविल इंजीनियरिंग है या जो इंजीनियरिंग ब्रांच है वो 100 मार्क्स की आएगी, और सिलेबस हम देखें तो मोस्टली एग्जाम्स के साथ सेम होता है, बट आरआरबी में कुछ सब्जेक्ट्स ऐड हो जाएंगे। तो जैसे कि हम जानते हैं कि मोस्टली एग्जाम्स में इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आती है, तो इसमें भी आएगी बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग मटेरियल, कॉमन सब्जेक्ट्स है जो हर एग्जाम में पूछे जाते हैं। बट यहाँ पर अब देखिए थोड़े से ये टॉपिक अलग हो जाते हैं। कंस्ट्रक्शन ऑफ सबस्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्शन ऑफ सुपरस्ट्रक्चर, बिल्डिंग फिनिशेस, ये टॉपिक ऐसे हैं जो आपको बाकी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कम देखने को मिलते हैं, तो इनको आपको अलग से अच्छे से प्रिपेयर करना होगा। उसके बाद बिल्डिंग मेंटेनेंस, बिल्डिंग ड्राइंग, तो ये जो 4 से लेकर 8 तक के सब्जेक्ट्स हैं, इनको आप बोल सकते हैं कि ये नए सब्जेक्ट्स हैं। ये हर जगह हर एग्जाम में नहीं पूछे जाते, एग्जाम्पल के तौर पर एसएससी में नहीं पूछे जाते हैं ये। उसके बाद बच्चे देखें तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, हर एग्जाम में पूछा जाता है। सर्वेइंग, कंप्यूटर एडेड डिजाइन, कैड भी एक ऐसा सब्जेक्ट हो गया जो कि आरआरबी जेईई में पूछा जाता है और बाकी सब्जेक्ट्स है बाकी एग्जाम्स में कम पूछा जाता है। जियो टेक्निकल बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। हाइड्रोलिक्स, इरिगेशन इंजीनियरिंग कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। अब देखिए जैसे सर ने आपको बताया कि वर्चुअल कैलकुलेटर अलाउड होगा, तो बिल्कुल मान के चलिए कि अच्छे न्यूमेरिकल्स पूछे जा सकते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि सिर्फ थ्योरेटिकल क्वेश्चंस आए, आपको न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस भी अच्छे से करनी होगी। मैकेनिक्स ऑफ स्ट्रक्चर्स, थ्योरी ऑफ स्ट्रक्चर, डिजाइन ऑफ कंक्रीट, डिजाइन ऑफ स्टील, ट्रांसपोर्टेशन इंजीनियरिंग, हाईवे इंजीनियरिंग, एनवायरमेंटल इंजीनियरिंग, ये कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। आपने डिप्लोमा और बीटेक में अच्छे से पढ़ा है, तो इन्हें आपको पढ़ना है। अब आ गया एडवांस कंस्ट्रक्शन, अगेन ये एक नया सब्जेक्ट होता है, हर एग्जाम में नहीं पूछा जाता है। एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट्स एंड अकाउंट्स, ये ऐसे सब्जेक्ट हैं जो पूछे जाते हैं। तो अगर हम देखें तो 6 से 7 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो नए हैं, जिनको आपको ध्यान से पढ़ना होगा और दोबारा से अच्छे से समझना होगा। तो एसएससी के साथ साथ आरआरबी की प्रिपरेशन आप बिल्कुल कर सकते हैं, बस इन सब्जेक्ट्स को टेक्निकली आपको एडिशनल पढ़ना होगा। ये अभी मैंने आपको सिविल इंजीनियरिंग के बारे में बताया। अब ऐसे ही आपको पता चलेगा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का सिलेबस, जो आशीष सर बताएंगे। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में जो सिलेबस है वो सेम एज एसएससी जेईई का ही सिलेबस है। अगर आप एक एक टॉपिक मैच करेंगे तो एक एक टॉपिक मैच होगा। बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको सर्किट लॉ, मैग्नेटिक सर्किट, एसी फंडामेंटल्स, ये 4 जो टॉपिक्स है ये बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंतर्गत आ जाते हैं। नेटवर्क थ्योरी जिसको कहा जाता है, नेटवर्क थ्योरी कंप्लीट अगर आप पढ़ाया जाता है तो ये सारे के सारे टॉपिक्स उसी सब्जेक्ट में पढ़ाए जाते हैं।
मेजरमेंट आपका दूसरा सब्जेक्ट हो गया, इलेक्ट्रिकल मशीन आपका तीसरा सब्जेक्ट हो गया, सिंक्रोनस मशीन इलेक्ट्रिकल मशीन के अंदर ही आता है, तो ये तीसरा सब्जेक्ट हो गया आपका। अगर हम बात करें तो जनरेशन ट्रांसमिशन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ये आपका पावर सिस्टम हो गया, जो कि फोर्थ सब्जेक्ट है। आगे यहाँ पर अगर हम बात करें एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग, ये पांचवा सब्जेक्ट हो गया, यूटिलाइजेशन सिक्स सब्जेक्ट हो गया, बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स सेवन सब्जेक्ट हो गया। सेम एज एसएससी जेई, कंप्लीटली एसएससी जेई से मैच द सिलेबस है, इसी को तैयार करना है आपको। इलेक्ट्रॉनिक्स का सिलेबस आपकी स्क्रीन पर है, जो जो कॉमन सब्जेक्ट्स हैं वो आपको मैं बता देता हूं। ईडीसी ये आपका इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में भी पढ़ाया जाता है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल में जेई फाउंडेशन में पढ़ाया जाता है, ना कि आपके एसएससी जेई के सिलेबस में। लीनियर इंटीग्रेटेड सर्किट ये आपको अलग से पढ़ाया जाता है, इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट्स एंड मटेरियल्स, इसके कुछ टॉपिक्स आपके बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स के अंतर्गत आ जाते हैं। माइक्रो प्रोसेसर एंड माइक्रो कंट्रोलर ये अलग टॉपिक है। मेजरमेंट आपको इलेक्ट्रिकल में भी देखने को मिलता है, कम्युनिकेशन ये अलग सब्जेक्ट है, डेटा कम्युनिकेशन नेटवर्क अलग सब्जेक्ट है, कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, बेसिक इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग ये आपको इलेक्ट्रिकल में भी देखने को मिलता है। तो कुल मिलाकर अगर देखा जाए तो 3 से 4 सब्जेक्ट्स आपके इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स के कॉमन सब्जेक्ट्स हैं। मैकेनिकल इंजीनियरिंग का सर एक बार आपको बता देंगे ज्यादा बेहतर। तो देखिए बच्चे, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की भी बात करें तो बाकी एग्जाम्स की तरह ही इसका सिलेबस रहता है। इंजीनियरिंग मैकेनिक्स आपके हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा जाता है, मटेरियल साइंसेस भी हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल सबसे इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट्स में आता है, सिविल और मैकेनिकल का कॉमन सब्जेक्ट होता है, मशीनिंग की बात करें तो इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। तो अगर हम बात करें मैकेनिकल इंजीनियरिंग की, तो जो आप बेसिक पढ़ते हैं उसी से ही रिलेटेड आपसे पूछा जा रहा है। और उसके बाद देखिए वेल्डिंग आ गया, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट होता है, प्रोडक्शन में आप पढ़ते हैं इसको, ग्राइंडिंग, फिनिशिंग प्रोसेस एंड मेट्रोलॉजी। इसके अलावा फ्लूइड मैकेनिक्स अगेन सिविल और मैकेनिकल का कॉमन सब्जेक्ट है, इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है, इंडस्ट्रियल मैनेजमेंट एंड थर्मल इंजीनियरिंग। तो ये लगभग 10 सब्जेक्ट हैं जो आपके मैकेनिकल इंजीनियरिंग के भी हैं। तो उम्मीद करते हैं कि इस सिंगल वीडियो में आपकी सारी जो क्वेरी है वो आपकी कवर हो गई होगी, जिसमें हम लोगों ने सब कुछ कवर किया है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन से लेकर सिलेबस तक, एज लिमिट से लेकर सैलरी तक, सब कुछ इस वीडियो के माध्यम से आपको पता चल गया होगा। कोई भी अगर आपकी क्वेरी है तो आप इस वीडियो के कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं, हम आपकी इस क्वेरी को जरूर रिजॉल्व करेंगे एक वीडियो के माध्यम से, या जिस तरीके से भी कन्वे आपको किया जा सके। आप हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो आप हमारे साथ केजीएस इंजीनियर्स के प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं, वेबसाइट के माध्यम से आप जाकर इंजीनियरिंग सेक्शन में जाकर आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं, या फिर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर रेगुलर क्लास अटेंड कर सकते हैं। मेरी क्लास सुबह 10 बजे होती है यूट्यूब पर, और सर की क्लास 11 बजे सुबह 11 बजे यूट्यूब पर होती है। तो आप इसी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आपको इसी तरीके की क्लास की वीडियोस या क्लासेस की इंफॉर्मेशन जो है वो आपके पास आ जाए। थैंक यू सो मच, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो। थैंक यू।